हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि आप जानते हैं, एमपीपीटी का फॉर्म तो डल ही चुके हैं। अब आपका एग्ज़ाम जो है 15 से 16 अक्टूबर को है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी छात्र अच्छी प्रकार से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, समय आपके पास बहुत कम है। समय का सदुपयोग कीजिएगा, जी तोड़ मेहनत कीजिएगा और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मेहनत करना अति आवश्यक है, ये चीज़ आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। जो आलस्य है उसको छोड़िए, आलस्य छोड़ करके और पढ़ाई कीजिएगा। देखिए, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का याद रखना पड़ेगा। एक अपना टाइम टेबल सेट कीजिए और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल अपनी स्टडी कीजिएगा। बहुत सारे छात्र परेशान भी हैं, जिनकी तैयारी नहीं है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अच्छी प्रकार से तैयारी कर ली, ये जो बीच का जो समय बच रहा है अभी जितना भी, उसमें यदि आपने अच्छी प्रकार से तैयारी कर ली तो कहीं ना कहीं आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे के पास व्यवस्था नहीं है पढ़ाई के लिए, उनके पास बुक्स नहीं है या नोट्स नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब जो नहीं पढ़ पाए उनका मैं क्या कह सकता हूँ, उनसे तो यही कह सकता हूँ कि अब होत क्या पछताए थे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, तो चिड़िया चुगी गई है खेत तो फिर क्यों क्या हो सकता है। लेकिन जो मेहनती बच्चे हैं उनके लिए अभी एक और मौका है। जो जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं, 24 घंटे में से लगभग 13 से 14 घंटे अगर पढ़ सकें तो कहीं ना कहीं वो बेहतर कर सकते हैं। वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। टाइम टेबल सेट करके सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेकर फिर सुबह तक, है ना, तो मेहनत वो कर रहे हैं। मेहनत करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो इसी आधार पर हम लोग एमपीपीटी का प्रैक्टिस टेस्ट चौथा लेकर आए हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, यदि आप देंगे तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो हैं इसमें हमने शामिल किए हैं और सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेते हैं। पशुपालन का एक अलग से प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करवा रहे हैं कुछ ही समय में, एक आध दिन में उसका भी स्टार्ट हो जाएगा और एक क्रॉप प्रोडक्शन का चलते रहता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के कुछ क्वेश्चन हम साथ में ले लेते हैं, लेकिन मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये 3 सब्जेक्ट का हम लोग कम पढ़ाते हैं और ना के बराबर ही रहता है जनरली। अब की बार कोशिश है कि हम टेस्ट लाएं। बहुत सारे बच्चे मैराथन की भी मांग कर रहे हैं कि सर मैराथन लाइए एमपीपीटी से रिलेटेड। तो हमारी कोशिश है कि नेक्स्ट टाइम हम जो मैराथन ज़रूर लाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैराथन नहीं लाएंगे, फैक्ट वाइज लेकर आएंगे, ज़रूर लेकर आएंगे। हमारी कोशिश है, बस आप जो है पढ़ते रहें और आपका सपोर्ट मिलता रहे तो कहीं ना कहीं हम आपके लिए बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। 12th के छात्र परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल होना ज़रूरी भी है उनका परेशान होना। उनसे कुछ कहा था, उन्होंने सुना नहीं। अब नहीं सुना तो फिर उसका देख लीजिए आप लोग। चलिए, पर कोई बात नहीं है, बाकी तो हम कर ही रहे हैं, कोशिश हमारी कोशिश है। ठीक है ना। चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे। तो बात करते हैं 154 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, पर कोई बात नहीं है। 150 क्वेश्चन मैं आपको 3 प्रैक्टिस टेस्ट में करा चुका हूँ, ये इसके बाद क्वेश्चन है। तो इसमें हम लगभग 60 क्वेश्चन कर लेंगे इस आपके प्रैक्टिस टेस्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय जिस वर्ष प्रारंभ हुआ वह कौन सा? ऑपरेशन फ्लड आपको पता है कि ऑपरेशन फ्लड जो है संबंधित किससे? दूध उत्पादन से संबंधित है। और इसकी शुरुआत, पहला जो ऑपरेशन फ्लड था ना, ये 1970 में स्टार्ट हुआ था। जिसके स्टार्ट किसने किया था आपको मालूम है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनको ऑपरेशन फ्लड या आपका जो सफ़ेद क्रांति है उसका पिता कहा जाता है। तो द्वितीय जो आपका स्टार्ट हुआ ऑपरेशन फ्लड, वो कब स्टार्ट हुआ ये आपको बताना है। 1977, 1978, 1982 एवं 1985। तो बच्चों, ऑपरेशन फ्लड द्वितीय स्टार्ट हुआ था 1978। ज़रूर याद रखें आप लोग। 1978 में दूसरा आपका मिल्क प्रोडक्शन पर ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट कर दिया गया था। संवेदनशील विश्लेषण का प्रयोग होता है। संवेदनशील विश्लेषण आपका किस पर लागू होता है और कहाँ पर आपका ये प्रयोग होता है? सबसे पहले परियोजना निर्माण में, मूल्यांकन में, क्रियान्वयन में या पूर्वानुमान में। मतलब रिलेटेड टू एक्सटेंशन से ये संवेदनशील है। और संवेदनशील विश्लेषण का प्रयोग होता है, मैं आपको बताता हूँ, परियोजना निर्माण। जब भी कोई योजना स्टार्ट होती है ना, तो उसके निर्माण में संवेदनशील विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है मोस्टली। बहुत अच्छा प्रश्न है। इटावा अग्रगामी परियोजना के संचालनकर्ता कौन थे? इटावा पायलट प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है बच्चों, आपको याद रखना है आपको, ये सन 1948 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1948 में स्टार्ट हुआ था। और इसके संचालनकर्ता कौन थे ये आपको बताना है। महात्मा गांधी,
बी है एफ एल ब्रे, सी है मे एल्बर्ट मेयर और डी है आपका एफ एच निकोलसन। तो सिंपल सा है, इटावा अग्रगामी परियोजना सी नंबर इसका है, एल्बर्ट मेयर ने 1948 में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आपका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 157, प्याज में पीला रंग जिस वर्णक से होता है वह कौन सा है। प्याज का पीला रंग, सब जानते हैं कि प्याज जो होती है एक सब्जी के रूप में इसका उपयोग होता है। जनरली इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपका। प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज में चरपराहट भी होती है, प्याज हम काटते हैं तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, तो उसके पीछे भी रीज़न होता है। जैसे सल्फ़र पाया जाता है, उसमें सल्फ़र के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसका जो जनरली बैगनी रंग भी होता है, बैगनी रंग की भी प्याज होती है तो उसका कलर भी होता है। अब यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं वो पीले रंग की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्याज में पीला रंग किस वर्णक से होता है। सिंपल सा है, एंथोसायनिन, कोरेस्टीन, लाइकोपीन या कैरोटीन। बच्चों सब लोग जानते हैं कि प्याज में पीला रंग आपका कोरेस्टीन के कारण होता है। किसके कारण? कोरेस्टीन। लाइकोपिन के बारे में जानते होंगे, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, सब जानते होंगे इसको। एप्पल की बात करो तो एप्पल का जो लगभग रेड कलर होता है वो एंथोसायनिन के कारण होता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 158, कौन सा बीज आनुवांशिकता की दृष्टि से अधिक शुद्धता पूर्ण होता है। जी हाँ, अगर हम जेनेटिकली दृष्टि से बात करें, है ना, जेनेटिकली दृष्टि से हम बात करें तो जो सबसे शुद्ध सीड कौन सा होता है, प्योर। तो आपको पता ही है कि 4 प्रकार के सीड होते हैं, उसमें आपके देख लीजिए, आधार बीज, न्यूक्लियस बीज, प्रमाणित बीज या जनक बीज। आपको बताना है सबसे शुद्ध कौन सा है, प्योर कौन सा है। देखिए आप लोग किसके अनुसार, आनुवांशिकता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेनेटिकली। इसका आंसर क्या सही होगा बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर सही होगा न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड जो होता है ना, ये आनुवांशिक दृष्टि से सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट है म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको हम एमओपी बोलते हैं और इसका पोटेशियम क्लोराइड के नाम से इसको जाना जाता है। और बच्चों म्यूरेट ऑफ पोटास ऐसा आपका फर्टिलाइज़र है जिसमें 60%, कितना परसेंट, 60% पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो इसका अच्छा प्रभाव कौन सी भूमि में पड़ता है ये आपको बताना है। क्षारीय भूमि में, लवणीय भूमि में, उदासीन भूमि में या एसिडिक यानी अम्लीय सॉइल में। तो म्यूरेट ऑफ पोटास का यूज सबसे बेहतर पड़ता है, मैं आपको बताऊं, उदासीन भूमि जिसका पीएच 7 होता है। इससे ज़्यादा यदि पीएच होता है तो आपको मालूम ही है कि वह क्षारीय लवणीय भूमि होती है, और इससे 7 से कम होता है तो वो अम्लीय भूमि होती है। पीएच के बारे में जनरली सब लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, मृदा वायु में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है। सब जानते होंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21% पाई जाती है, आपको मालूम है अच्छी प्रकार से। तो ये मृदा वायु की बात कर रहे हैं, मृदा में जो वायु पाई जाती है उसमें कितने % ऑक्सीजन पाई जाती है। 0.65%, 10.28%, 50% या 20.30%। तो लगभग आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जितनी वायुमंडल में पाई जाती है लगभग उतनी आपकी मृदा वायु में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लाल सड़न बीमारी प्रायः होती है। तो लाल सड़न बीमारी, इनको रेड रॉट बोला जाता है। तो रेड रॉट जो डिजीज़ है वो किस में होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन गन्ना, अरहर, मक्का, सरसों, सब जानते हैं इसको। रेड रॉट आपका गन्ने में होता है, शुगर केन में आपका रेड रॉट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी गुड़ाई किस फसल से संबंधित। इसको ब्लाइंड होइंग बोलते हैं इंग्लिश में। ब्लाइंड होइंग किस फसल से संबंधित है या फिर किस फसल में की जाती है और होती क्या है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कॉटन में, गन्ने में, मक्का में या सरसों में। तो अंधी गुड़ाई आपकी गन्ने में होती है। किस में होती है? गन्ने में होती है, शुगर कैन। होती क्या है आपको पता है कि गन्ने का अंकुरण काफ़ी समय में होता है। तो काफ़ी समय में होता है लेकिन चारा जल्दी हो जाता है, मतलब खरपतवार हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, निकालने के लिए गुड़ाई करनी पड़ती है, निंदाई गुड़ाई करनी पड़ती है ना। जब वो गन्ना दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, क्योंकि उसका अंकुरण नहीं हुआ, इसलिए उसको अंधी गुड़ाई या ब्लाइंड होइंग के नाम से जाना जाता है। सोयाबीन की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। तो किस स्टेट में की जाती है? सब जानते हैं। सोयाबीन की खेती भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या पंजाब में। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में की जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न मृदाओं में से किस समूह का क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक है?
जी हाँ बच्चों, इनमें से ऐसी कौन सी मृदा है जिसका एरिया भारत में सबसे ज़्यादा है? लवणीय क्षारीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या काली मृदा। इंग्लिश की बात करें तो एल्कलाइन सैलाइन सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल या ब्लैक सॉइल। आंसर आपको बताना है कौन सी सॉइल का एरिया मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब जानते हैं, लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा का हमारे देश में एरिया। सेकंड नंबर पर आपकी कौन सी आती है? ब्लैक सॉइल का नंबर आता है। 165 इनमें से कौन सा पदार्थ मृदा की क्षारीयता को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल की एल्कलिनिटी मतलब पीएच 7 से एबव हो जाता है, 7 से ऊपर पीएच हो जाता है, तो उस पीएच को कम करने के लिए, उसी को बोलते हैं क्षारीयता को कम करने के लिए कौन सा क्या प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस, जिप्सम, चूना या पोटेशियम। तो बच्चों याद रखें, क्षारीयता को सुधारने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं, H2SO4। याद रखें, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में, नत्रजन का मतलब होता है नाइट्रोजन, तो पौधा नत्रजन को किस रूप में अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है? देखो मैं यहाँ पे एक अच्छी प्रकार से क्लियर कहना चाहूँगा, जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन आपको जैसे 3 रूपों में प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। तीनों रूप आपका मालूम होना चाहिए। पहला होता है आपका नाइट्रेट, वैसे इसका आंसर नाइट्रेट है, उसकी बात कर लेंगे। नाइट्रेट के रूप में पौधा लेता है नाइट्रोजन को अपने अंदर। दूसरा आपका अमोनिया के रूप में लेता है, किसके रूप में लेता है बच्चों? अमोनिया के रूप में भी। और तीसरा जो है आपने सुना होगा एमाइड के रूप में, किसके रूप में? एमाइड के रूप में। तो ये जो तीनों प्रकार हैं बच्चों, तो जितने भी पौधे हैं सब नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, लेकिन धान का पौधा अमोनिया के रूप में एब्जॉर्ब करता है। और एमाइड का मतलब होता है कि जो यूरिया होता है ना, जनरली यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में? एमाइड। जो पत्तियां होती हैं पौधों की, किसी की भी पत्तियां हो, वो एमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमेशा यूरिया को छिड़क कर दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूना का प्रयोग किस प्रकार की भूमि को सुधार के लिए किया जाता है? चूना जो होता है लाइम, इसका प्रयोग किस प्रकार की भूमि को सुधार करने के लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। चूना का उपयोग लवणीय सॉइल को, अम्लीय सॉइल को, क्षारीय सॉइल को या ये सभी प्रकार की। तो चूना जो उपयोग किया जाता है बच्चों, मोस्टली याद रखें आप लोग, चूना का उपयोग हमेशा एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे हमेशा पीएच बढ़ता है। चूना जैसे हम खेत में डालेंगे तो पीएच इंक्रीज हो जाता है भूमि का, जिससे हमारी जो अम्लता होती है सॉइल की वो कम हो जाती है। धान का खैरा, बहुत अच्छा प्रश्न, बीमारी भूमि कमी के कारण होती है। धान का खैरा रोग नाइट्रोजन की कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से, जिंक की कमी से या तांबे की कमी से। तो धान का खैरा रोग बहुत सिंपल क्वेश्चन, और ये आता ही आता है, जिंक की कमी से होता है और सब लोगों का सही भी होता है। पीएच वाली भूमि होगी, मतलब ये थोड़ा सा आधा क्वेश्चन लिख रहा है, पीएच वाली भूमि होगी, पीएच तो सब होती हैं। पीएच देखो मैं आपको बताऊं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है इसको, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच शब्द 1909 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था सोरेंसन। नाम क्या था? सोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने ये शब्द दिया था पीएच। इसका नाम फुल फॉर्म होता है पीएच का, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। तो पीएच से हम किसी भी चीज़ की अम्लता एवं क्षारीयता का पता कर सकते हैं। यदि किसी भूमि का पीएच मान के चलिए एबव 7 है, तो हमेशा वो भूमि आपकी कैसी होगी? क्षारीय होगी। मतलब अगर 9 से भी अधिक है, 8.5 से भी अधिक है ना, तो भूमि होगी लवणीय। यदि 7 से कम है, लेस देन 7 पीएच है किसी मिट्टी का, तो वो सॉइल कैसी होगी? अम्लीय होगी। ठीक है ना। और यदि 7 ही पीएच है तो कैसी होगी? न्यूट्रल होगी, यानी उदासीन होगी। ठीक है ना। ये पीएच से हम इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि भूमि क्षारीय है या अम्लीय है। ठीक है ना। लास्ट एबव आपका पीएच होता है 14 से ऊपर पीएच होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तो क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ रहा था क्या पूछ रहा था, लेकिन मैंने पूरा पीएच के बारे में जो भी डिटेल थी वो आपको क्लियर कर दी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण बायोलॉजी का क्वेश्चन है।
प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। देखिए एक चीज़ मैं बहुत अच्छी क्लियर करना चाहूँगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। देखिए क्या करते हैं, हरे पौधे, हरे मतलब क्लोरोफिल होना चाहिए हरे पौधों में। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, मतलब प्रकाश होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ग्लूकोज जो भी होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जिसमें वो पौधे तो अपना भोजन बना रहे हैं, जिसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। क्या निकलती है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं, जिसे हम लोग ऑक्सीजन के रूप मतलब श्वसन के रूप में उसको सांस लेने में उसका उपयोग करते हैं। यही होता है। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन मिलती कहाँ से, मिल कहाँ से रही है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, तो वो मिलती है आपकी, याद रखें आप लोग, पानी से। पानी का फॉर्मूला होता है H2O, ये होता है। तो जो O है ना, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में निकल के आती है वो पानी से निकल के आती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका है, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, गलत ऑप्शन लिखें। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितना चाहिए, किसी भी प्लांट्स की अच्छी प्रकार से ग्रोथ हो, अच्छी प्रकार से वो वृद्धि में विकास कर सके, उसके लिए कितने न्यूट्रिएंट चाहिए, 10, 12, 16, 20। मेरे सबसे एक भी गलत, सभी गलत हैं, एक भी सही नहीं है। किसी भी प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए अब पोषक तत्व हैं 17 ही सही माना जाएगा। 16 अगर है तो चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन 16 अब सही नहीं माना जा रहा है। ये तो 16 मानना है, लेकिन 17 आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि 1987 की बात है, 1987 में एक पोषक तत्व और जोड़ा गया है जिसका नाम है निकल। याद रखें, निकल जो पोषक तत्व है ये भी पौधों की वृद्धि में विकास के लिए आवश्यक होता है, इसलिए आप लोग याद रखिए। कितने पोषक तत्व चाहिए, 17। ठीक है ना। चलिए 172वां प्रश्न, पौधों द्वारा भूमि से अवशोषित किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं। भूमि से अवशोषित किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व, आपको पता है सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा पोषक तत्वों का तो मालूम होगा कि पोषक तत्व 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, उनको 4 भागों में डिवाइड किया होता है। सबसे पहला आपका होता है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, संरचनात्मक पोषक तत्व। कौन से होते हैं, संरचनात्मक माने स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। स्ट्रक्चरल मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं बे पोषक तत्व जो क्या करते हैं, किसी भी पौधे की संरचना बनाते हैं। तो कौन बनाता है संरचना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस प्रकार के आपके पोषक तत्व हैं। याद रखें, ये क्या करते हैं, ये हमेशा पौधे की संरचना यानी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। दूसरे हम बात करें, दूसरे होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, जिसको हम मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में भी इनको रखा जाता है, मुख्य पोषक तत्व भी इनको कहा जाता है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता पौधे के लिए ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये आपके किस में आते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हम बात करते हैं बच्चों, वो होते हैं द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय यानी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है उन्हें, द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं आपके क्या होते हैं, जिनकी आवश्यकता पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। लेकिन होते हैं कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। और लास्ट में आपका आता है चौथा नंबर आता है सूक्ष्म पोषक तत्व का। सूक्ष्म मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब बिल्कुल कम, मतलब ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये पौधे के लिए चाहिए, तो इनके बिना जीवन चक्र नहीं हो सकता किसी भी प्लांट्स का, लेकिन कम मात्रा में चाहिए, पॉइंट में चाहिए मात्रा। ठीक है ना। तो जो पोषक तत्व होते कौन कौन से वो बता देता हूँ आपको। जैसे आपका आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, समझ में आ रहा है, क्लोरीन है। ये जो पोषक तत्व होते हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और ये कितने होते हैं टोटल, देखो 3 ये हो गए, 3 और 3 6 और 3 ये 9, कितने हो गए, 3 3 6 3 9, कितने बचे आप बताइए, 7। अभी तो 7, इसका तो आंसर ये लोग 7 मान रहे हैं, लेकिन 7 आंसर गलत होगा।
क्योंकि वो तो 16 के हिसाब से चल रहे हैं। अब एक और बढ़ गया हमारा 17 निकल हो गया, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 8 पोषक तत्व जो है वो पौधों द्वारा भूमि से अवशोषित किए जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अब आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा जीवांश खाद है? जीवांश का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब जीवों से, जीवों का अंश जो जीव से प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो कौन सा है? डीएपी, अमोनियम सल्फेट, नीम की खली या CAN, जिसको हम लोग कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। तो जीवांश खाद इसमें कौन सा है? सबको समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर बहुत दीजिए, और यह है नीम की खली। नीम की खली, नीम की खली जो है आपका, ये आपका जीवांश खाद में आता है, और इसको जीवांश खाद के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं खेत में, है ना। इसकी पत्तियों को जनरली खेतों में प्रयोग किया जाता है। अब ये जीवांश कैसे, अब ये क्यों नहीं है, बाकी सबको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये फर्टिलाइजर है, ये सब ये फर्टिलाइजर है तीनों, जबकि सिर्फ यही खाद है। खाद उर्वरक तो जानते हैं ना, खाद अलग चीज़ होती है, उर्वरक ये उर्वरक हैं, ये कारखानों में बनते हैं, फैक्ट्रियों में बनते हैं। नीम की खली तो भैया जीव है कि नहीं, पौधा जीव होता है कि नहीं नीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ब्लैक सॉइल का एरिया सर्वाधिक कहाँ पर है? पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन को लेकर। काली मृदा का ब्लैक सॉइल का एरिया हाईएस्ट आपका, अब ये ऑप्शन दे रखे ना, तो इसका आंसर क्या होगा सही? इसका आंसर तो फिलहाल मध्य प्रदेश होगा, लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता महाराष्ट्र तो यहाँ पे बच्चा घूम जाता। याद रखें, ब्लैक सॉइल का सबसे ज़्यादा एरिया अगर भारत की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में पाया था। अब ऑप्शन में महाराष्ट्र जब नहीं है तो मजबूरी में हमें मध्य प्रदेश लगाना पड़ता है, क्योंकि सेकंड नंबर पे कौन आता है? मध्य प्रदेश का नंबर आता है, इसलिए, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। गन्ने का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? तो गन्ने का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है आपको बताना है, अफ्रीका, भारत, ब्रिटेन या चाइना। शुगर कैन का ओरिजिन है इंडिया, ये याद रखें, और सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन आपका भारत में ही होता है, ठीक है ना। वैसे ब्राज़ील ब्राज़ील कहते रहते हैं, लेकिन इंडिया में ही होता है, ये ध्यान रखें। पायरिल्ला कीट जिस फसल को क्षति पहुंचाता है वह कौन सा है? पायरिल्ला कीट, जो कि इसका साइंटिफिक नेम होता है पायरिल्ला परप्यूसिल्ला, और ये नुकसान पहुंचाता है सबसे ज़्यादा आपका गन्ने की फसल में, सरसों, चना, गन्ना, आलू, तो गन्ने का एक प्रमुख कीट है, ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं किस फसल के बीज में कठोर बीज सुसुप्तावस्था पाई जाती है, तो हम डोरमेंसी पीरियड की बात करें, कौन सी ऐसी फसल है इसके सीड्स में आपके हार्ड डोरमेंसी पीरियड, इसको हम मतलब डोरमेंसी का मतलब तो आप जानते होंगे कि बीज की अंकुरण क्षमता इस प्रकार से हो जाती है कि अगर बीज को हम बोएंगे तो वो अंकुरण भी नहीं होता है कई बार, और वो अगर सुसुप्तावस्था टूट गई उसकी तो फिर वो अंकुरण हो जाता है। अलसी, उड़द, जई, मूंग, बताइए आप लोग। लिनसीड, उड़द, ओट या मूंग? इसका आंसर सही है ओट, यानी जई। जई एक चारे वाली फसल है, जनरली ये ग्रेमनी कुल के अंतर्गत आती है, इसका बॉटनिकल नेम एविना सटाइवा है, और जो जई होती है आपकी, ये आपकी गेहूं के जैसे होती है, इसका कुल ग्रेमनी मैं आपको बता ही चुका हूँ, और इसके बीज जो होते हैं ना सेम टू सेम कैसे होते हैं, ध्यान रखें, जौ के बारले के जैसे होते हैं, और इसके बारे में बताऊँ, कठोर बीज होते हैं, जनरली सुसुप्तावस्था में यदि चले जाते हैं तो काफ़ी दिन बाद ये आपकी सुसुप्तावस्था में ही रहते हैं। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा खरपतवार नाशी है? जी हाँ बच्चों, गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती खरपतवार जो नष्ट किए जाते हैं उसको नष्ट करने के लिए हम कौन सी दवा होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं? तो MACPA, आइसोप्रोट्यूरान, 2,4-D या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखें, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम लोग 2,4-D का प्रयोग करते हैं। 2,4-D आपकी गेहूं की फसल का मुख्य आपका खरपतवार नाशी दवा है, और 2,4-D का पूरा नाम होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, याद रखें, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, और ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करता है। आइसोप्रोट्यूरान है, ये गेहूं के मामा को मारता है, जो नकलची खरपतवार होता है गेहूं के जैसा होता है, जिसको हम लोग गुल्ली डंडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी सी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तंबाकू की सीड्स की तोड़ाई की जाना चाहिए कब? बताइए आप। तंबाकू की अच्छी क्वालिटी अगर आपको टोबैको चाहिए, अगर उसकी क्वालिटी और बढ़ाना है तो उसकी तोड़ाई आपको कब करना है? सीड्स की, इसको हम टॉपिंग के नाम से जानते हैं, टॉपिंग की क्रिया की जाती है, तो कब की जाना चाहिए? फ्लावरिंग स्टेज पर, प्रारंभिक जो आपकी ग्रोथ स्टेज पर, या फल आने की स्टेज पर, या उपरोक्त सभी स्थितियों में हम लोग उसकी तोड़ाई कर सकते हैं। तो याद रखें, तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम लोग पुष्पन अवस्था यानी फ्लावरिंग स्टेज पर उसकी क्या टॉपिंग की क्रिया या उसके सीड्स जो होता है उसको तोड़ देना
चाहिए, जिससे इधर उधर उसके पोषक तत्व चले जाएं ऊपर का पार्ट, मतलब पत्तियों में अच्छी गुणवत्ता, ऊपर का भाग काट देना चाहिए, उस समय उसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। चलिए, गेहूं में गेरुआ ब्राउन रस्ट होता है किसके द्वारा? पक्सिनिया रेकोंडेटा टर्टिसाई, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सिनिया रेमिनिस टर्टिसाई, ग्रेमिनिस होना चाहिए, जबकि पक्सिनिया ग्रेमिनिस टर्टिसाई होना चाहिए, या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो आप ब्राउन रस्ट की बात कर रहे हैं, गेरुआ होता है ये रस्ट, जिसको हम किट के नाम से भी जानते हैं। 3 प्रकार के किट होते हैं, 3 प्रकार के रस्ट होते हैं, मतलब ब्राउन रस्ट होता है, मतलब आपको पता ही है, भूरा भूरा किट बोलते हैं। इसके बाद इसमें एक आपका काला किट होता है और एक आपका पीला किट होता है। तो 3 प्रकार के किट होते हैं, और इसका जो मोस्टली ब्राउन रस्ट का पूछ रहे हैं, तो इसका जो गेरुआ का नाम है, मतलब फंगस का नाम है पक्सिनिया रेकोंडेटा टर्टिसाई, ठीक है ना। चलिए, अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की बोनी किस्में जिसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई थी वह कौन थे? ओहो हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की बोनी किस्में, आपको पता है 1965-66 में हमारे देश में क्या आई थी? हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन। वो क्यों आई थी? गेहूं एवं धान की बोनी प्रजातियां बनाई गई, उसके द्वारा विकसित की गई, मतलब बोनी जातियाँ, जिसकी बाली बहुत बड़ी थी, प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिला था। और तो ये विकसित किसने की थी? सबसे पहले अगर दुनिया की बात करें तो डॉक्टर बी पी पाल, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन या डॉक्टर ई डब्ल्यू वर्टन। तो देखिए, दुनिया की जब हम बात करते हैं तो ये गेहूं की बोनी वैरायटी डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो साइंटिस्ट हैं, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड बोला जाता है, वर्ल्ड के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं। इन्होंने ही सबसे पहले गेहूं की बोनी प्रजातियां तैयार की थी, जिनसे प्रोडक्शन एकदम से बहुत ज़्यादा मिला था। इसके बाद जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का नाम आता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने भारत में आपकी गेहूं की एवं धान की बोनी प्रजातियों को विकसित किया था, तथा ये आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो हैं, ये भारत में हरित क्रांति के पिता के नाम से जाने जाते हैं। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। इंडिया के ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, हरित क्रांति के इनको पिता कहा जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 182, एग्रोसान जीएन। अच्छा क्वेश्चन है। एग्रोसान जीएन का प्रयोग किया जाता है। ये एग्रोसान जीएन जो एक दवा है, एक फंजीसाइड दवा है। कैसी दवा है? फंजीसाइड है, कवकनाशी दवा है। और इसका उपयोग किस लिए करते हैं? देखिए, बीज उपचार के लिए, मृदा उपचार के लिए, मृदा बीज दोनों के लिए, या उपरोक्त में से किसी के लिए भी नहीं। तो एग्रोसान जीएन एक अच्छी दवा है, फंजीसाइड दवा, और इसका उपयोग मोस्टली बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब शुरू हुई? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब शुरू हुई? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस बोला जाता है इसको, और ये स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 1956, बी है 2 अक्टूबर 1953, सी अक्टूबर 2 अक्टूबर 1960, और डी है 2 अक्टूबर 1950। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा हो गई थी 2 अक्टूबर 1953, याद रखें, ठीक है ना। NES के नाम से जानते हैं, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या 16 अक्टूबर? सब जानते होंगे इसको, तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। किसान सूचना केंद्र की दूरभाष संख्या क्या है? किसान कॉल सेंटर पर फ़ोन करते हैं ना, ये गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। 1151, 1551, 1155 या 1515 क्या होता है? किसान सूचना केंद्र का दूरभाष संख्या 1551, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग होता है? बड़ा इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस वाले क्वेश्चन में। प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन की जो एजुकेशन थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई? सबसे पहले किस देश ने स्टार्ट की? भारत ने, जापान ने, यूके ने या चाइना में? तो प्रसार शिक्षा का शब्द सर्वप्रथम कहाँ से प्रयोग हुआ है वो याद रखें, यूके से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? यूके से। इसमें एक यूएसए भी आ जाता है कई बार, तो यूएसए भी सही माना जाता है। बहुत सारे लोग यूएसओ को भी देते हैं, बहुत सारे लोग यूके भी कहते हैं। बहुत सारी बुक्स में जो है दोनों का अलग अलग लिखा भी हुआ है। कृषि में योगदान के लिए किसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है? कृषि में योगदान के लिए एम एस स्वामीनाथन को, या सी सुब्रमण्यम जी को, आर एस परोदा जी को, या आर वी सिंह को? तो कृषि में योगदान के लिए सी सुब्रमण्यम साहब हैं, इनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप। कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसकी सोच है? विल्सन, गैलप, जेपी लीगन्स, इजरडेल या ओपी कोता? कौन ऑफ एक्सपीरियंस, ये इजरडेल की आपकी सोच थी।
अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब शुरू हुआ? तो अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम या अभियान की शुरू हुई थी 1942-43 में। ठीक है। जब कुल उत्पादन शून्य होता है तो क्या होता है? सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है। औसत और सीमांत उत्पादन दोनों शून्य होंगे, या औसत उत्पादन अधिकतम होगा या औसत उत्पादन शून्य होगा। जब टोटल प्रोडक्शन शून्य होता है ना, तो क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, सीमांत उत्पादन हमेशा अधिकतम पर होता है। बात करें आगे, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन में क्या होता है? देखो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ना मैं, ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, जर्नल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं, थोड़ा याद रखिए। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन क्या होता है? हमेशा बढ़ता है, देर से दर से घटता है, या बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, या घटती दर से बढ़ता है। तो याद रखें, बढ़ती हुई दर से हमेशा सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता है। इनमें से कौन सा प्रक्षेत्र प्रबंधन का साधन नहीं है? प्रक्षेत्र नियोजन, प्रक्षेत्र आय व्यय विवरण, उत्पादन एवं लागत फलन, या फार्म भई अवलेखन। तो प्रक्षेत्र प्रबंधन का जो पार्ट्स नहीं है वो प्रोडक्शन एवं लागत फलन, ये दोनों ही आपके साधन नहीं है। फार्म पर एक महत्वपूर्ण अचल कॉस्ट क्या है? अचल संपत्ति क्या है? फार्म फिक्स्ड कॉस्ट बताइए। बीज व्यय, भूमि किराया, सिंचाई व्यय, पशु चारा व्यय। तो बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, जो देने ही देना है, वो है भूमि किराया। भूमि किराए से तो किराया बोला जाएगा, ठीक है ना। चलो, निम्न में से कौन अवसर लागत से संदर्भित होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कौन संदर्भित होती है? पूंजी लागत, वैकल्पिक लागत, सामाजिक लागत, या नियत लागत। तो याद रखें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नियत लागत से संदर्भित होती है। जनसंख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, या मार्शल। तो जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस ने दिया था। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है, ध्यान रखें आप लोग। विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है क्या? फसल प्रणाली, फसल स्वरूप, फसल सघनता, या फसल चक्र। तो कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या दर्शाता है? फसल स्वरूप दर्शाता है, याद रखें आप लोग। अधिशेष विपणन यानी मार्केटेबल सरप्लस क्या है? कुल उत्पादन, कुल परिवार आवश्यकता, कुल उपभोग, सीमांत उपभोग, कुल लागत, सीमांत लागत, कुल उत्पादन, कुल लागत। तो याद रखें, कुल उपभोग सीमांत उपभोग होता है। सफेद गुलाब की प्रजाति कौन सी है? अनुराग, तुषार, सुपरस्टार, पूर्णिमा। तो तुषार ये सफेद गुलाब की प्रजाति है। व्हाइट रस्ट प्रभावित करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफेद रस्ट किस में लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गेहूं में, जौ में, सरसों में या तिल में लगता है। तो व्हाइट रस्ट जो है बच्चों, ये सरसों की फसल में लगता है, और ये कवक है, फंगस है, और ये एल्विगो कैंडिडा नामक फंगस से सरसों में सफ़ेद गेरू या व्हाइट रस्ट लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। गेहूं में पुष्प गुच्छ का अपूर्ण विकास किसके कारण होता है? कभी कभी क्या होता है, गेहूं का फूल पूरी तरीके से विकसित नहीं होता, उसका कारण क्या है? बोरोन की कमी, जिंक की कमी, लोहे की कमी, या फास्फोरस की कमी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गेहूं में पुष्प गुच्छ का अपूर्ण विकास होता है बोरोन की कमी के कारण, पूरी तरीके से वो डेवलप्ड नहीं हो पाता यदि बोरोन की भूमि में कमी हो जाए तो। 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मैंने कहा था और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं विकास केंद्र स्थित है? पेरिस, टोक्यो, लंदन, या मैक्सिको। सबको पता होगा, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट डेवलप्ड जो सेंटर है वो आपका कहाँ पर है? वो है आपका मैक्सिको में। कहाँ पर है बच्चों? याद रखें, मैक्सिको में वो स्थित है। डेपोग एक विधि है। डेपोग सबको पता है कि धान की विधि है, पौध उगाने की विधि है। पादप प्रजनन की, सीधी बुआई की, रोपाई की, या पौध उगाने की। सबको पता है ये पौध उगाने की विधि है। डेपोक, इसको फिलीपींस से लाया गया था इस मेथड को। इसमें बिना मिट्टी की पौध को तैयार किया जाता है, और ये पौध लगभग 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द दिया गया, किसने दिया? डोनाल्ड द्वारा, आर्नोन द्वारा, वाटसन द्वारा, या जुगलर द्वारा। तो हार्वेस्ट इंडेक्स जो वर्ड है वो दिया गया था डोनाल्ड, एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा। कौन सा पॉलीएम्ब्रियोनिक फ्रूट्स है? पॉलीएम्ब्रियोनिक फ्रूट्स आम, अमरूद, अंगूर, या केला। तो पॉलीएम्ब्रियोनिक फ्रूट्स है आपकी बहुभ्रूणता इसमें पाई जाती है, वो है आपका आम।
आम में बहुविरूणता पाई जाती है, मतलब एक गुठली से कई पौधे तैयार हो सकते हैं। निम्न में से मक्के में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कल्ले बनते समय, गांठ बनते समय, मिल्किंग स्टेज या डफ स्टेज। बताइए आप लोग, कब पानी चाहिए मक्का को, ज़रूरी है, मतलब क्रांतिक अवस्था क्रिटिकल स्टेज कौन सी है? बहुत सिंपल है, इसको हम लोग मिल्किंग स्टेज या दुग्ध अवस्था बोलते हैं। इस समय पानी बहुत ज़रूरी है, इस समय अगर सिंचाई नहीं की तो मामला गड़बड़ होगा, प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग वर्षा श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो वर्षा कितनी होती है आपको पता ही होगा, 500 से 750 mm, 750 से 1150 mm, 1150 से 1450 mm या 300 से 500 mm यानी मिलीमीटर। तो भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भूख वर्षा श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो है 750 से 1150 mm। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों, 3 तरह की आपकी खेती होती है, जिसमें ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और लास्ट में आता है आपका रेनफेड एग्रीकल्चर, जिसमें 750 से 1150 mm वर्षा होती है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।